दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आपका इस बार 6th सेमेस्टर है तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 6th सेमेस्टर में ईडीडी ई सेकंड के कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके बीटी यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन को पिछले वीडियो में कवर किया था और कुछ क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग की विधियों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों हम इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्टार्टिंग की विधियों के प्रकार। 3 फेज इंडक्शन मोटर द्वारा सुरक्षित स्टार्ट करने की विधियां निम्नलिखित है, जिसमें पहला है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग विधि, दूसरा है यूनिट करंट स्टार्टिंग विधि। यूनिट करंट स्टार्टिंग विधि में हमारा 2 प्रकार है, पहला है यूनिट वोल्टेज स्टार्टिंग, दूसरा है वर्धित इंपीडेंस स्टार्टिंग। इसके बाद हम पहला हेडिंग डालेंगे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग विधि, जिसमें हम लिखेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर पर उसकी रेटेड वोल्टेज प्रयुक्त कर मोटर को स्टार्ट किया जाता है, परंतु यह विधि सिर्फ 5 हॉर्स पावर से कम पावर की मोटरों में प्रयोग की जा सकती है, क्योंकि यह मोटर छोटी होने के कारण जल्दी ही स्पीड प्राप्त कर लेती हैं। इसके बाद दोस्तों हम दूसरे हेडिंग डालेंगे यूनिट करंट स्टार्टिंग। इसमें हम लिखेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग की इस विधि में स्टार्टर द्वारा स्टार्टिंग करंट के मान को कम किया जा सकता है। स्टार्टिंग करंट के मान को 2 प्रकार से कम किया जा सकता है, पहला है यूनिट वोल्टेज स्टार्टिंग, दूसरा है वर्धित इंपीडेंस स्टार्टिंग। पहला हेडिंग डालेंगे हम यूनिट वोल्टेज स्टार्टिंग। इसमें हम लिखेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर को दी जाने वाली सप्लाई वोल्टेज को कम करके स्टार्टिंग करंट के मान को कम किया जा सकता है। और दूसरा हेडिंग डालेंगे वर्धित इंपीडेंस स्टार्टिंग। इसमें हम लिखेंगे इस विधि में 3 फेज इंडक्शन मोटर के इंपीडेंस को स्टार्टिंग में बढ़ाकर स्टार्टिंग करंट के मान को कम किया जा सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग में प्रयोग किए जाने वाले स्टार्टर के प्रकार, जिसमें पहला है DOL स्टार्टर, दूसरा है ऑटो ट्रांसफर स्टार्टर, तीसरा है स्टार डेल्टा स्टार्टर, चौथा है स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, पांचवा है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर। तो ये इतने प्रकार के होते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्ट करने की विधि। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है अर्थिंग के उद्देश्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपको लिखना है अर्थिंग के मुख्य उद्देश्य परिसर पर कार्य करने वाले करंट के खतरों से सुरक्षा प्रदान करना होता है। यदि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में अर्थिंग न हो और किसी प्रकार उसका इंसुलेटिंग भाग करंट के संपर्क में आ जाए तो वह चार्ज हो जाता है। यदि इस चार्ज इंस्ट्रूमेंट को कोई व्यक्ति छुए तो इंस्ट्रूमेंट पर स्थित ये चार्ज व्यक्ति के शरीर में ग्राउंड डिस्चार्ज हो जाता है, जिससे उस व्यक्ति को इलेक्ट्रिसिटी का झटका लग सकता है। यदि यही इंस्ट्रूमेंट नगण्य रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर द्वारा अर्थर होता है तो व्यक्ति के शरीर की अपेक्षा अर्थ पावर या रेजिस्टेंस नगण्य होने के कारण इंस्ट्रूमेंट पर संपूर्ण इलेक्ट्रिकल चार्ज अर्थ वायर द्वारा अर्थ में चला जाता है और व्यक्ति करंट के झटके से बच जाता है। तो अगर आप इतना लिख देंगे अर्थिंग के उद्देश्य में तो आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह विभिन्न प्रकार के क्लैंपों को नामांकित कीजिए। तो दोस्तों क्लैंप निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, इसमें पहला है साइकिल डी क्लैंप, दूसरा है साइकिल आई क्लैंप, तीसरा है भू तार क्लैंप, चौथा है टैंक तार क्लैंप, पांचवा है अनुप्रस्थ बाहु क्लैंप और छठवां है खतरा पट क्लैंप। तो इतने प्रकार के क्लैंप होते हैं। अगर आप ये क्लैंप लिख देंगे, क्लैंप के बारे में अगर पूछेगा तो इतने प्रकार आप लिख देंगे तो आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये कह रहा है लाइन में लाइन प्रतिकारक क्यों लगाया जाता है, अच्छे लाइन प्रतिकारक के गुणों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है संचारण में वितरण लाइनों के लाइन चालक। इसके बाद आपको इसमें लिखना है जब आवश्यक ऊंचाई पर लाइन आधारों पर स्थित किए जाते हैं तो उन्हें भू विभव पर स्थित लाइन आधारों से विद्युतीय पृथक रखने की आवश्यकता होती है। वे विद्युत रोधक स्थित संरचनाओं जो लाइन चालकों को लाइन आधारों से विद्युत रोधित करने के लिए लाइनों आधारों पर स्थापित की जाती है, लाइन प्रतिकारक कहलाती है। लाइन प्रतिकारक पोर्सिलीन की संरचना होती है जिन्हें वायुमंडलीय गैसों, नमी आदि के प्रभाव से मुक्त करने के लिए चिकनी व चमकीली सतह युक्त बनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी संपीड़न सामर्थ्य 10,000 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, तन्य सामर्थ्य 500 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तथा प्रावैद्युत सामर्थ्य 7 kV प्रति सेंटीमीटर लगभग होती है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये कभी कभी ऑप्शन क्वेश्चन में पूछ सकता है। इसके बाद दोस्तों आपको प्रतिकारकों के गुण लिखना है, जिसमें पहला हमारा है इन्हें यांत्रिक तथा दृढ़ होना चाहिए, दूसरा है इन्हें उच्च परावैद्युत सामर्थ्य वाला होना चाहिए, तीसरा है इन्हें आंतरिक अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए, चौथा है इन्हें संग्रह नहीं होना चाहिए, पांचवा है इन्हें उच्च तापांतर से प्रभावित होने वाला नहीं होना चाहिए, छठवां है इन्हें वायुमंडलीय गैसों व नमी आदि से अभेद होना चाहिए, सातवां है इन्हें सस्ता व सुलभ होना चाहिए, आठवां है इन्हें चिकनी व चमकीली सतह वाला तथा दरारों व ब्लू छिद्रों से मुक्त होना चाहिए। तो अगर आप इतना गुण लिख देंगे तो आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये कह रहा है लाइन चालकों की लाइनों में क्या उपयोगिता है, लाइन चालक के मुख्य गुणों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें लिखना है विद्युत लाइन का वह भाग जो विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करता है लाइन चालक कहलाता है।
सिरोपरी लाइन में इन लाइन चालकों के प्रतिकारकों पर स्थापित किया जाता है। विद्युत लाइन के चालकों में निम्न गुण होने चाहिए, जिसमें पहला हमारा है इन्हें उच्च चालकता व निम्न प्रतिरोधकता वाला होना चाहिए। दूसरा है इनका प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न होना चाहिए। तीसरा है इनकी तन्य सामर्थ्य उच्च होनी चाहिए। चौथा है इनका लंब प्रसार गुणांक निम्न होना चाहिए। पांचवा है पदार्थ सस्ता व सरलता पूर्वक होना चाहिए। छठवां है इन्हें निम्न अपेक्षित घनत्व वाले पदार्थ का होना चाहिए। तो अगर आप लाइन चालकों के गुण में अगर इतना भी लिख देंगे तो काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है पक्षी रक्षक पर टिप्पणी लिखिए। एक पक्षी जो रक्षक, कुछ पक्षी जो हमारे तार पे बैठता है उसको रक्षा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस पर हमें टिप्पणी लिखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें हेडिंग डालना है पक्षी रक्षक। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें लिखना है लाइनों आधारों पर पक्षियों के बैठने से लघु परिपथ या भू दोष की संभावनाएं होती हैं। इसके लिए इस्पात के खंभों पर पृथ्वीकारक 125x150x150 mm के लकड़ी के टुकड़े पर स्थापित किए जाते हैं। ये लकड़ी के टुकड़े पक्षी रक्षक कहलाते हैं। टावरों पर लगाए जाने वाले पक्षी रक्षक जस्तीकृत इस्पात की इस प्रकार की संरचना होती है, पक्षी उन पर न बैठ सकें। इन्हें स्ट्रेन पृथ्वीकारकों के ठीक ऊपर अनुप्रस्थ वहाँ पर लगा दिया जाता है। कुछ स्थानों पर जहाँ पक्षी अधिक होते हैं वहाँ पक्षियों के जंपरों बैठने से इन खंभों को छू जाने की संभावना होती है। पक्षियों में रक्षण के लिए ऐसे स्थानों के जंपरों पर विद्युत रोधक मान के लगा दिए जाते हैं ताकि ऐसी स्थिति न आ पाए। तो अगर आप पक्षी रक्षक के टिप्पणी में इतना ही कुछ लिख देंगे तो काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है, और हेडिंग में आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप उससे रिलेटेड अगर कुछ भी लिख के कॉपी को भर देते हैं, भर के चले आएंगे तो आप पास होने के लायक हो जाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे पक्षी रक्षक से रिलेटेड अगर टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है तो आपको पक्षी रक्षक के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें जोड़कर अच्छे तरीके से हेडिंग डालकर लिख देंगे तो भी आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों ये ट्रिक आप जरूर आजमाइएगा अगर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा तो। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 3 फेज इंडक्शन मोटर की फॉरवर्डिंग रिवर्सिंग सिद्धांत को समझाइए। तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले लिखना है 3 फेज इंडक्शन मोटर की फॉरवर्डिंग और रिवर्सिंग। 3 फेज इंडक्शन मोटर को घुमाने की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए किन्हीं दो सप्लाई को मोटर की स्टेटर वाइंडिंग की टर्मिनलों पर आपस में परिवर्तन करना होता है। इसके लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक कंडक्टर मोटर की फॉरवर्ड में ऑपरेट करता है, उसे फॉरवर्ड कंडक्टर कहते हैं, और दूसरा कंडक्टर मोटर के रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करता है, इसे रिवर्स कंडक्टर कहते हैं। इस व्यवस्था से मोटर को आसानी से फॉरवर्ड या रिवर्स किया जा सकता है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की फॉरवर्डिंग में अगर आप इतना ही कुछ समझा देंगे तो भी आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है लाइटिंग योजनाओं के डिजाइन हेतु कारक की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले लिखना है प्रकाश द्वारा देखकर किसी वस्तु के भौतिक गुणों, रंग, रूप, आकार आदि को जानने तथा उसको भली भांति पहचानने के लिए प्रदीप्ति की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है जो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। इसमें पहला है वस्तु तथा दृष्टता के बीच की दूरी। इसमें आपको लिखना है यदि कोई वस्तु दृष्टता से अधिक दूरी पर है तो वह छोटी वस्तु दिखाई देगी और अधिक प्रकाश की आवश्यकता होगी। इसके बाद दूसरा है वस्तु तथा बैकग्राउंड के बीच वर्ण विन्यास। इसमें आपको लिखना है यदि कोई वस्तु अपने रंग व चमक से अपने बैकग्राउंड के सापेक्ष अधिक कंट्रास्ट रखती है तो वह वस्तु कम प्रकाश की उपस्थिति में भी अधिक स्पष्ट दिखाई देंगी, अन्यथा अधिक प्रकाश की आवश्यकता होगी। इसके बाद तीसरा हेडिंग जो हमारा है वह चलयमान या गतिमान स्थितियाँ। इसमें आपको लिखना है एक स्थिर वस्तु को देखने की अपेक्षा एक चलती हुई वस्तु को देखने के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके बाद दोस्तों चौथा हेडिंग है देखने का समय। इसमें आपको लिखना है किसी वस्तु को क्षणिक देखने की अपेक्षा अधिक समय तक लगातार देखने के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपको लास्ट हेडिंग डालना है इसमें वस्तु का प्रभाव। इसमें आपको लिखना है बड़ी तथा नज़दीकी वाली वस्तुओं की अपेक्षा छोटी तथा दूर वाली वस्तुओं को देखने के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो अगर आप लाइटिंग योजनाओं के कारकों में इतना कुछ लिख देंगे तो आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों अगर आप इतना क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकंड में इतना क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं और मेरा एक और वीडियो जो मैंने बनाया हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ आप उससे जाकर देखिए। उस वीडियो को एकदम अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए और इस वीडियो को भी एकदम अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। इस दोनों वीडियो को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।